स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लेटेस्ट एडिशन है उससे मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, और फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट मैंने समझा दिए थे। और अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। प्लस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ नून एकेडमी ऐप पर। उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके फ्री ग्रुप लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, फेसबुक आईडी मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ नोट्स वगैरह के लिए, डाउट्स के लिए मेरे को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल लाइव क्लास लेना है यानी 1-to-1 लाइव क्लास लेना है तो उसके लिए पेड है, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी तक आपने देखा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या क्या उसके फीचर्स थे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और उसके फीचर्स क्या थे। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन is the term that describes the status of industrial sector during the British rule। जो ब्रिटिश सरकार के राज में हमारे भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको कहा जा रहा है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ टू फोल्ड। जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटिश सरकार के राज में, उसको 2 पहलुओं में रखा गया था। पहला, टू एक्सप्लॉयट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन एंड जूट। इट वाज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जो हमारे इंडिया में कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता था, उसे इंडिया से ब्रिटेन भेजा जाता था क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल इनपुट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरा, टू एक्सप्लॉयट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। और इंडिया में ब्रिटेन से बने बनाए गुड्स आते थे। तो जो हमारा सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द कॉन्सिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले बहुत चलती थी, यानी कि जो आर्टिशियंस लोग होते थे वो अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे। यहाँ पे देखिए आपको फोटो भी दे रखी हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। इनका जो मार्केट था वो डिक्लाइन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती चली गई। द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट, और भारत में ब्रिटेन से बने बनाए गुड्स आने लगे। यहाँ पे आपको कुछ साइड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ब्रिटिश रूल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में वो फेमस थी कौन सी? डिकाई मुस्लिन, जो कि बंगाल में पाई गई थी, ढाका के पास, जो इस समय आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है। और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस थी अपने कॉटन टेक्सटाइल से। मलमार वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन एंड वॉज प्राइमरी वॉर्न बाय रॉयल्टी गिवन द नेम ऑफ मलमार शाही या मलमार खास उसका नाम था। अब पहला पॉइंट दे रखा है आपको, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। Before suffering the decay during the British Raj, handicraft in India enjoy a worldwide reputation for excellence and quality। ब्रिटिश सरकार के आने से पहले, ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो हमारे भारत में हैंडीक्राफ्ट गुड्स था उसको वर्ल्ड वाइड पे उसकी एक इमेज थी, एक रेपुटेशन थी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। द मेन रीजन फॉर द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स था उसका गिरना, उसका डिक्रीजमेंट होने का जो मेन रीजन था वो था हमारे ब्रिटिश रूल की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी कि हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में टैरिफ फ्री, कोई टैक्स नहीं लगता था, और ब्रिटेन से बना बनाया सामान आता था इंडिया में, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स या आप और कोई गुड्स कहीं और भेजोगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगता था। इस वजह से The British rule in India coincided with Industrial Revolution in Britain. The British found India as the best source of raw material as well as the best market for their industrial product। ब्रिटेन ने देखा कि भारत में कच्चा जो माल है वो अच्छी वैरायटी में पाया जाता है तो वो उसे ब्रिटेन भेजते थे, और भारत ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स हैं, बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए एक अच्छा मार्केट था। उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या थी? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। भारत से ब्रिटेन में जो सामान जाता था रॉ मटेरियल वो टैरिफ फ्री था, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था।
और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट, जो ब्रिटेन से बने बनाए गुड्स आते थे इंडिया में उस पर भी कोई टैक्स नहीं था, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज प्लेस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अगर आपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बाहर भेजा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। As a consequence, while the British product started penetrating the Indian market, the Indian handicraft product started losing their domestic as well as foreign market. Decay of handicraft was the end result. जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, बने बनाए गुड्स थे, उनकी इंडियन मार्केट में एक इमेज बनने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। वहीं जो इंडियन का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उसकी जो डिमांड थी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट वो कम होने लगी। The Indian handicraft also faced tough competition from the machine-made British product, which were better in quality and precision than the Indian product. जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट था उसे कंपटीशन मिलने लगा ब्रिटिश के मशीन मेड प्रोडक्ट्स के, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती थी और कॉस्ट भी कम होती थी। द पैटर्न ऑफ demand of Indian consumer also changed as more people under the influence of British culture took to Western lifestyle। जो डिमांड थी इंडियन कंज्यूमर्स की वो चेंज होने लगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिटिश कल्चर में आने लगे, तो उनकी जो डिमांड थी वो वेस्टर्न स्टाइल में चेंज हो गई। थस द इंडियन क्राफ्टमैन स्टार्ट लूजिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट एंड इवेंचुअली पेरिश। इसी से जो हमारा इंडियन आर्टिशियंस थे उनका मार्केट एकदम खत्म हो गया। दूसरा जो फीचर है वो दे रखा है बिलीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सो ओनली अ बिलीक ग्रोथ। इट वाज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शो इट इमर्जेंस। बिलीक यानी बहुत ही कम, थोड़ा। तो ब्रिटिश सरकार के राज में जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनमें थोड़ा बहुत ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता था। 5 ऑब्जर्वेशन देखे गए। क्या क्या? सबसे पहला, इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। Cotton textile mills were located in Western India, mainly in Maharashtra and Gujarat, and were mainly controlled by the Indian। जो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल की जो मिल्स थी वो बनाई गई। कॉटन टेक्सटाइल की जो मिल्स थी वो थी वेस्टर्न इंडिया में और महाराष्ट्र और गुजरात में, और जो कंट्रोल की जाती थी वो इंडियंस करते थे। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉर कंसंट्रेटेड इन बंगाल, और इसे जो कंट्रोल करते थे वो फॉरेनर्स करते थे। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री केम अप एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। ये आपको याद रखना है, जिसको हम टिस्को कहते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा गया, स्टार्ट करा गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सीमेंट, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग अप। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो सीमेंट इंडस्ट्री थी, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री थी, वो भी आ गई। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। कैपिटल गुड्स का मतलब वो होता है वो गुड्स जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो गुड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस जैसे कि मशीन है, इंडस्ट्रियल प्लांट है, विच आर यूज फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द GVA, यानी कि जो हमारा GDP होता है उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम था। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द स्ट्रेटेजिक एरिया, जैसे कि रेलवे है, मीन्स एंड कम्युनिकेशन है, ये लोग करते थे, विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो ये आपके 5 ऑब्जर्वेशन हमें मिले थे वहाँ पे। Briefly, industrial sector on the eve of independence revealed 4 core characteristics। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 4 मेन फीचर पाए गए। सबसे पहला, handicraft industry was systematically destroyed by the British government। It was largely owing to the discriminatory tariff policy of the British government। जो भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया टैरिफ पॉलिसी की वजह से। सेकेंड है आपका मॉडर्न इंडस्ट्री शो अ ब्लीक एक्सपेंशन। अभी ब्लीक एक्सपेंशन यानी थोड़ा बहुत हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला। इट वॉज बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्शन टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, यानी कि जो आपकी रेलवे आई थी इंडिया में उसकी वजह से। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज ऑलमोस्ट नन एग्जिस्टेंट। जो कैपिटल गुड्स थे जो कि बहुत ज़रूरी थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, वो वहाँ पर थे नहीं।
वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वो खत्म हो गई थी, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन एन इन्फेंट स्टेज, दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डायनेमिक चेंज। तो ये हाल था हमारा कहाँ का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब बात करी जाए अगर फॉरेन ट्रेड की, इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। इंडिया को जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा चलता था। द रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन बट द ब्रिटिश रूल इंडिया ब्रॉट टू एन एंड। जैसे कि ब्रिटिश, ऐसे आपने देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडी का गुड्स अच्छा चलता था लेकिन उसकी डिमांड खत्म हो गई ब्रिटिश सरकार के आने से। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, prior to the British rule, India was a well-known exporter of the finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, woolen goods, ivory work and precious stone। ब्रिटिश सरकार के आने से पहले, ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया एक वेल नोन एक्सपोर्टर माना जाता था, कॉटन के लिए, सिल्क, टेक्सटाइल के लिए, आयरन गुड्स के लिए। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। लेकिन ब्रिटिश ने इंडिया से क्या करना कर दिया, ब्रिटिश एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। इट वॉज ऑल ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी ब्रिटिश सरकार ने जो लागू करी थी उसकी वजह से। अब क्या क्या हुआ उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये सुएज कैनल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। सुएज कैनल क्या था, इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ये एक आपका आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाया था ताकि जो ब्रिटिश सरकार का पैसा खर्च होता था, कॉस्ट खर्च होती थी सामान को एक जगह से दूसरे पहुंचाने में, वो कम हो सके। द कैनल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट एंड पोर्ट लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियन बाय रिमूविंग द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। पहले जो सामान जाता था वो अफ्रीका से होते हुए जाता था, अब वो डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता था यूरोपियन, अमेरिकन पोर्ट्स, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका में। जो सुएज कैनल था वो ओपन हुआ था 1869 में और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन था ब्रिटेन से इंडिया के बीच में गुड्स का वो कम हो गया, ठीक है ना। A significant reduction in the transport cost promoting monopoly control of India foreign trade by the British government। जैसे ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हुई, उसकी वजह से जो पैसा बचता था वो सीधा सीधा मोनोपोली को कंट्रोल करने में काम आता था। अब पहला फीचर है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटेड कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो पहला फीचर है net exporter of raw material and import of finished good due to exploitative colonial policy of trade and tariff India became net exporter of raw material। जो हमारी कॉलोनियल पॉलिसी थी ट्रेड एंड टैरिफ की, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन और ब्रिटेन से बना बनाया सामान आता था इंडिया में, जैसे कि रॉ सिल्क है, कॉटन है, वूल है, जूट है, इंडिको है, शुगर है। एट द सेम टाइम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बना बनाया सामान आता था, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का जो मार्केट था फॉरेन ट्रेड मार्केट वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल। यानी इंडिया से क्या सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्या सामान इंपोर्ट किया जाएगा, ये कौन बताता था, ब्रिटिश सरकार। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। जो हमारा भारत का 50% इंडिया फॉरेन ट्रेड था वो डायरेक्ट किया जाता था ग्रेट ब्रिटेन से। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। यानी कि 50% होता था ब्रिटेन में, रिमेनिंग होता था यहाँ। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869। 1869 में जो सुएज कैनल को ओपन किया गया था उसकी वजह से जो कंट्रोल था ब्रिटेन का भारत के फॉरेन ट्रेड पे वो और बढ़ने लगा। While export of primary product from India supply input to the British country, import of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry। इंडिया से जो बना बनाया सामान जाता था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से बना बनाया सामान आता था इंडिया में, तो ब्रिटेन को इंडिया एक ह्यूज मार्केट मिल गया अपनी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। थर्ड है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर।
काफ़ी सारा पैसा आता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था, लेकिन उससे किसका फ़ायदा? ब्रिटिश सरकार का। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम आवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आवर इंपोर्ट। अब हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है? हम सरप्लस ट्रेड कर रहे थे। दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स विच इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो सरप्लस था उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा हो रहा था, जो बताता है कि ये एक हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड सप्लाईज ऑफ सेवरल इसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन एंड क्लॉथ्स रिमेन डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद जो कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट होते थे जैसे फूड ग्रेन है, क्लोथ्स है, इसकी जो मार्केट में डिमांड थी वो कम ही रही। द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो ट्रेड सरप्लस होता था वो कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज होता था। इंस्टेड इट वाज यूज टू मीट, किस लिए यूज होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं इंडिया में। एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो वॉर से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की लड़ाइयाँ होती थी उनके लिए काम आता था ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा फॉरेन का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगले पार्ट में होपफुली हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आपका ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।